हेलो बच्चों। आज की वीडियो काफ़ी डिले हो गई। 2-3 दिन हो गए मुझे कोई भी वीडियो अपलोड किए हुए। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अभी थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है सारा। खैर, आज बनाते हैं वीडियो इक्वेशन ऑफ प्लेन के ऊपर। इससे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर बनाई, और बिल्कुल आपको पहले भी बताया कि एकदम सीरियल वाइज हम पढ़ने वाले हैं। कि पहले हमने सारे लाइन की इक्वेशन लिखनी सीखी, जितनी भी वैरायटी की बन सकती है। तो लाइन की इक्वेशन 6 टाइप की थी। अब प्लेन की इक्वेशन हम लिखनी सीखेंगे, और इसमें 11 वैरायटी मुझे मिली है। 11 वैरायटी के क्वेश्चन, ये सब अरिहंत से सिलेक्ट किया है मैंने। अरिहंत और टुगेदर विद वगैरह और भी कई सारे सैंपल पेपर होते हैं। ओवरऑल 11 टाइप के होते हैं जो इक्वेशन ऑफ प्लेन के क्वेश्चन बनते हैं। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। कुछ आपको पहले से पता होगा, वो रिवाइज हो जाएंगे, कुछ आप नए सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे जो आपको पहले से ही पता है, जो बिल्कुल कॉमन है, वो तो ये है कि आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। ये मैंने आपको बता रखी है कि प्लेन की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। एक्चुअली ना बुक में ये लिखा होता है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। जो बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला है वो ये है, और जो आपके आंसर शीट में आंसर दिए होते हैं वो भी इसी फॉर्मेट में दिए होते हैं। लेकिन आप एन के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन बराबर 0। तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं इसे यूज कर लेता हूँ। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए बेसिकली आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एन वेक्टर और एक ए वेक्टर। ए वेक्टर तो वो पॉइंट होता है जिससे प्लेन पास करता है, यानी प्लेन के ऊपर स्थित कोई भी पॉइंट अगर आपको पता हो तो आप उसे ए वेक्टर बोल सकते हैं। एन वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर होता है एन। मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे होगा, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ, लेकिन होगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर को हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर क्या होगा, प्लेन के ऊपर स्थित किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दो चीजों की आपको जानकारी चाहिए। तो ये जो मैं आपको 11 वैरायटी बताने वाला हूं, इन सब में मैं यही दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि ए वेक्टर आपको कहां से मिलेगा, एन वेक्टर कहां से मिलेगा। अगर आपके पास ए और एन दोनों आ जाते हैं, दोनों वेक्टर आपको मिल जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ए वेक्टर और एन वेक्टर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए खैर शुरू करते हैं। तो जो मैंने आपको एक हैंड रिटन नोट्स की कुछ फोटो वगैरह सेंड की हैं, उनमें पहला पॉइंट तो यही है कि व्हेन ए वेक्टर एंड एन वेक्टर आर डायरेक्टली गिवन, जब ओ एक पॉइंट जिससे प्लेन पास करता है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, ये डायरेक्ट आपको दे रखे हैं, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, और प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल फंडा हो गया, क्योंकि इससे पहले मैं एनसीईआरटी करा चुका हूँ 3D से। ध्यान देना मेरी इस बात पे, मैं 3D से एनसीईआरटी करा चुका हूँ, और मैंने वहां पर ये वाली इक्वेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, इसलिए इस पॉइंट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। इसकी बात करते हैं। तो सेकंड वैरायटी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हमने, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास करता है और इस प्लेन के पैरेलल है। तो जिस पॉइंट से प्लेन पास करता है वो तो ए वेक्टर हो जाता है। आप सॉल्यूशन में ए वेक्टर तो डायरेक्ट आपको पता चल गया कि प्लेन इस पॉइंट से पास करते हैं, तो ए वेक्टर तो इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यानी इसी पॉइंट से बना हुआ वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया। अब एन वेक्टर की अगर हम बात करें, तो मैंने इसके हिंट में लिखा हुआ कि इस क्वेश्चन में ए वेक्टर तो गिवन है, लेकिन एन वेक्टर वही होगा जो गिवन प्लेन का वेक्टर है। गिवन प्लेन का जो एन वेक्टर है वही यहाँ पर लिख दोगे। आप प्लेन की इक्वेशन को देखकर एन वेक्टर बता सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो या कार्टेशियन, दोनों का इंटर कन्वर्जन फटाफट आना चाहिए। अगर मैं इसे वेक्टर में कन्वर्ट करूं, वेक्टर फॉर्म में, तो आर डॉट इक्वल टू -1, इस तरीके से बनेगी ये। क्योंकि ये जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, एक्चुअली यही नॉर्मल वेक्टर होते हैं। एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, और जेड के साथ के कैप। अगर किसी बच्चे को ये कन्वर्जन नहीं आता है ना, तो वो एक बार पिछले वीडियो को देखें जहां मैंने बेसिक बता रखे हैं।
वैसे भी मैं बहुत बार बताता हूँ कि जो मेरे रिवीजन वीडियो जो हैं, या जब भी मैं क्लास में जो रिवीजन करवाता हूँ, उनमें बेसिक सी चीज़ें थोड़ी ना डिस्कस होती है भाई। बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ तो मैं अब आपको फुल नोट्स बता रहा हूँ कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन देख के एन वेक्टर छांटना आपको आना चाहिए। ये काम सब पहले की बातें हैं, रिविजन से पहले ये इतनी चीज़ आपको पता होगी। खैर एन वेक्टर यहाँ पे होगा 3i प्लस 2j माइनस 5k कैप। ए और एन आ गए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन आप फटाफट लिख देंगे, ज्यादा काम नहीं है कुछ भी। इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन, दोनों की डॉट प्रोडक्ट। 3 और 8 11, 11 और 5 16 हो जाएगा ये। बस ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन बड़े नहीं है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं, देखो सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन है। तो 3D के क्वेश्चन का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन ट्रिकी होते हैं, आपको याद रखनी होंगी चीज़ें। ओके, तो फटाफट आप इनको याद रखना स्टार्ट करें। चलिए खैर थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट। और इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी बना दिया और आपको पहले भी सिखाया था, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में है। 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन जब हमें लिखनी हो, तो बिल्कुल आप डायरेक्टली याद रख लें कि तीनों में से जो पहले वाला पॉइंट है उसे ए वेक्टर बना लो आप। ए वेक्टर तो हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 4k, ये ए वेक्टर होगा। और जो एन वेक्टर आपको मिलेगा वो ए बी क्रॉस ए सी से मिल जाएगा। और ये जरूरी नहीं है आप ए बी क्रॉस ए सी ले, ए बी क्रॉस बी सी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई से भी दो, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट को ए वेक्टर बना लेंगे। मैंने बिल्कुल रेड पेन में अलग से लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने लिखा हुआ है रेड पेन से आपको समझाने के लिए, जिससे ये आपको याद हो जाए कि इस क्वेश्चन में किसी भी एक पॉइंट को ए वेक्टर बना लेंगे और दिए गए 3 पॉइंट से कोई से भी दो वेक्टर, जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं ना आपको ए बी सी, आप इनसे कोई से भी दो वेक्टर ए बी और ए सी ले सकते हैं, ए बी और बी सी ले सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर बना लेंगे और फिर उन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ही एन वेक्टर होगा। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हम करा लेंगे ए बी और ए सी की। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको आती होगी, ए बी वेक्टर भी आप फाइंड कर लेंगे और ए सी भी। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ ये काम, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ए और एन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उससे आपको वेराइटी समझ में आ जाएगी सारी। ओके, फोर्थ वेराइटी में क्या लिखा हुआ है, टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइन। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो एक पॉइंट, पॉइंट लेना याद नहीं रहा, मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर 3 2 -1, जो इस पॉइंट से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन आ गया समझ में आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हिंट भी लिखा हुआ है इसमें कि ए वेक्टर तो देखो गिवन है। क्यों गिवन है ए वेक्टर, ए वेक्टर तो यही पॉइंट होता है ना जिससे प्लेन पास करता है। तो ए वेक्टर तो आप यही लिख दोगे डायरेक्ट, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ए वेक्टर तो गिवन है। और फिर आगे लिखा है जो एन वेक्टर है वो b1 क्रॉस b2 होगा। b1 से मतलब क्या है यहाँ पर पहली, क्योंकि तो लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन में बी वेक्टर होते हैं, लाइन की इक्वेशन में जो लाइन के पैरेलल वेक्टर होते हैं वो है ना। तो b1 वेक्टर तो इसका होगा और b2 इसका होगा। तो यहाँ पर b1 वेक्टर होगा, b1 होगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दूं कि b1 वेक्टर, ये b वेक्टर सेलेक्ट करने से पहले सावधानी रखा करो कि ऊपर x y z के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए, तभी ये वेक्टर b होगा। अगर ये कोफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं है तो डिवाइड करके पहले इन्हें 1 बनाओगे। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। तो b1 ये होगा, b2 वेक्टर ये होगा, ये वाला यहाँ से मिल जाएगा -i प्लस 2j माइनस k कैप। तो जो n वेक्टर होगा ना यहाँ पर वो b1 क्रॉस b2 से मिल जाएगा हमें। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से आपको n वेक्टर मिलेगा। अब इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये n वेक्टर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से क्यों मिलेगा। उसके लिए सिचुएशन आप इमेजिन करिए, यहाँ पर हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। सपोज इस प्लेन की इक्वेशन हमें लिखनी है। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है और इस प्लेन के पैरेलल दो लाइन हमें दे रखी हैं। ये पहले वाली लाइन दे रखी है, तो पहले वाली लाइन का b1 वेक्टर हमें पता होगा,
अगर ये पहली लाइन है तो इसके पैरेलल वेक्टर b1 होगा, ठीक है ना। और प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें इस नॉर्मल वेक्टर की जरूरत है, ये है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो b1 वेक्टर है वो इस नॉर्मल वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। फिगर को ध्यान से देखते रहना। इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए ए वेक्टर की तो हमें टेंशन नहीं होती, ए तो डायरेक्टली गिवन होगा लगभग हर क्वेश्चन में। एन वेक्टर हमें चाहिए, एन वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींच दिया। अब यहाँ देखा, ये जो पहली लाइन है ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, ऐसे है, तो b1 वेक्टर भी लाइन के पैरेलल होगा, ऐसे हुआ। अब यहाँ n और b के बीच का अगर हम एंगल देखें तो ये b1 वेक्टर और n वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और सेम सिचुएशन दूसरी लाइन b2 के लिए है। मान लिया मैं दूसरी लाइन यहाँ खींच लूँ, ये सेकंड लाइन दे रखी है, ये भी प्लेन के पैरेलल है। इसका वेक्टर b2 मान लिया कुछ ऐसे है, तो ये b2 वेक्टर भी तो n के परपेंडिकुलर हुआ। तो जो n वेक्टर है वो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और जब n वेक्टर b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर है तो ये बात तो बहुत बार आ चुकी है कि जब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर हो तो b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। तो b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू n वेक्टर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, पांचवा पॉइंट देखिए, तो लिखा हुआ है पांचवे में, टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू प्लेन। मतलब एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करता है और दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, उनके परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन का हिंट तो मैंने लिखा हुआ है रेड पेन से। लिखा हुआ है कि इसमें जो n वेक्टर है वो n1 क्रॉस n2 होगा। एक ही कोई इन्फॉर्मेशन मैंने दी नहीं, क्योंकि पक गया मैं एक ही इन्फॉर्मेशन देते देते। तो ए क्या होगा यहाँ पर, ए तो यही पॉइंट हो जाएगा ना जिससे प्लेन पास करता है। तो ए तो यही वेक्टर हो जाएगा 3i + 2j - k। जो n वेक्टर है वो n1 क्रॉस n2 से मिलेगा यहाँ पर। n1 मतलब पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और n2 मतलब दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो जो n वेक्टर है वो 3i + j - 5k क्रॉस प्रोडक्ट n2 यानी 2i - j + 5k, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर मिल गया। तो इक्वेशन आप लिख ही दोगे r.n = a.n। ओके, तो आपको ध्यान देना, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला रटवाया है मैंने आपको, ये वैरायटी में पढ़ा रहा हूँ, जबकि बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, हर क्वेश्चन का अलग फॉर्मूला, हर क्वेश्चन का अलग फॉर्मूला रटोगे तो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ खैर इसके बारे में बात कर लें कि ये n1 क्रॉस n2 क्यों लिया, और ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक बार दिमाग लगा के खुद सोचने की कोशिश करना। इन क्वेश्चन में हो सकते हैं मैं आपको 11 वैरायटी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में अभी तक यही आई है, पर हो सकता है कुछ एक दो और कोई छुपी हुई वैरायटी हो, तो आप खुद भी सोचना सीखें। इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ कि यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर n1 क्रॉस n2 ही क्यों होगा। ओके, चलिए छठी वैरायटी पहले डिस्कस हो चुकी है, मैं तो खाली आपको मेमोराइज करा रहा हूँ कि जब हमें ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो, टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज d एंड नॉर्मल वेक्टर n, मतलब दो चीजें हमें दे रखी हो, तो इस स्थिति में ये हो जाता है r.n = d। ये बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कुछ एक आध नंबर में कुछ पूछ ले तो पूछ ले, इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास इसका रोल नहीं है, ठीक है। एन कैप क्या है यहाँ पर, कि जो नॉर्मल वेक्टर जो आपको गिवन होगा, जो नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, जैसे कुछ भी, इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर बनाओगे। यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अब अगर ऐसा कोई बच्चा हो जिसे यूनिट वेक्टर बनाना नहीं आता, तो भाई वो वीडियो देख के परेशान ना हो, कुछ फायदा नहीं होना है उसका फिर, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए। ये रिवीजन चल रहा है 3D का, आना चाहिए आपको कि किसी भी वेक्टर को हम यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। खैर, डी क्या है यहाँ पर, डी उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो जब किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज दिस एंड हुज नॉर्मल वेक्टर इज गिवन, कुछ भी इस तरीके का हो, तो आप वहां पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके,
तो इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है इस छठे टाइप में। बस ये क्या है ना, मैं आपको नंबरिंग क्यों गिनवा रहा हूँ, क्योंकि नंबरिंग के हिसाब से आप धीरे धीरे बैठ के उसे याद करेंगे कि लाइन के मैंने 6 टाइप पढ़े थे, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा भूल गया तो उसे फटाफट आप चौथे को बुक खोल के फटाक से रिवाइज करेंगे। तो 6 के 6 आपको टिप्स पे रहने चाहिए। ऐसे में इसमें 11 पढ़ाने वाला हूँ प्लेन के, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरीके से 11 के 11 आपको बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए नंबरिंग के हिसाब से। क्योंकि मान लिया आपने याद किया, आपको 8 याद आ गए, 3 रह गए, तो उनके लिए आप बुक खोल लो वापस, अपने जो आपने एक फेयर कॉपी बना रखी होगी अलग से बना लेना इसके, क्योंकि अब इसमें बियॉन्ड द एनसीईआरटी मिलने वाले हैं आपको बहुत सारे। जो 11 वैरायटी हैं एनसीईआरटी के, तो 5-6 ही हैं ये, अब एनसीईआरटी से अलग चलेंगी सारी वैरायटी। ठीक है, जैसे ये 7th वैरायटी है, ये भी आपकी जानी पहचानी वैरायटी है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये भी मैंने आपको बता रखी है, छठी वैरायटी। 7वीं वैरायटी एक्स अपोन है, इसका भी कोई खास रोल नहीं है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन जो बिल्कुल स्पेशल हैं, वे मैं क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लूंगा उनको, उनके वीडियो में अलग बनाऊंगा। जो भी अच्छे अच्छे जो मिसलिनियस क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब ये सारी वैरायटी पढ़ने के बाद भी जो मैं लिस्ट आउट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे अलग भी कुछ बचेंगे 10-12-15 क्वेश्चन, उनका वीडियो एक अलग आएगा। तो वहां पर इसमें एक स्पेशल क्वालिटी के क्वेश्चन है 2-3, मैं वहीं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। तो ठीक है, फिलहाल याद रख सकते हो कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है प्लेन की। इसके बाद आ जाते हैं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 8वीं वैरायटी से। देखो ये क्वेश्चन अरिहंत से उठाया हुआ है, मतलब बोर्ड एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन है 8वां। अगर मैं वैरायटी की बात करूं, वैरायटी लिखी हुई है, टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू ए लाइन। जब प्लेन के ऊपर के 2 पॉइंट आपको पता हो और एक पैरेलल लाइन पता हो, प्लेन जिस लाइन के पैरेलल है, तो पहले सिचुएशन समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो समरी मैंने लिखी हुई है, जो हिंट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ए वेक्टर, तो भाई जब 2 पॉइंट आपको पता है, ए वेक्टर तो प्लेन के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट होता है ना, तो आप इस पहले वाले को बना लोगे ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की तो टेंशन हमें कभी होती ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको हमेशा 2 पॉइंट गिवन है, किसी भी एक को आप ए वेक्टर बना दो। नॉर्मल वेक्टर होगा यहाँ पर ए बी क्रॉस बी वेक्टर, यही तो लिखा हुआ है जो मैंने आपको हिंट भेजा हुआ है। नॉर्मल वेक्टर ए बी मतलब ए और बी दोनों पॉइंट से बना हुआ वेक्टर, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। और बी वेक्टर क्या है, ये लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो ए बी और बी की क्रॉस प्रोडक्ट आप कराओगे, ए बी तो हो जाएगा यहाँ पर बी माइनस ए, इसमें से इसे माइनस करके बनाओगे 2i कैप, मार्कर का इशारा समझा करो, 2i कैप, इसमें से इसे घटाओगे प्लस j कैप और -3k कैप, ये तो ए बी हो जाएगा। क्रॉस इसकी बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर ये है 4i प्लस 2j प्लस के, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये बात समझ लेते हैं कि ये ए बी क्रॉस बी आया कहाँ से, ये क्या फंडा है। तो उसके लिए ना थोड़ा इसे फिगर बना के समझा करो कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। प्लेन हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, बोर्ड पे देखने में एक पैरेललोग्राम की तरह लगेगा आपको, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे रखा होता है, आप हथेली का इशारा समझो ऐसे। ठीक है ना, ये प्लेन रखा हुआ है, इस प्लेन के ऊपर स्थित 2 पॉइंट हमें पता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों आपको मालूम है। ठीक है, जो नॉर्मल वेक्टर है, वो नॉर्मल वेक्टर प्लेन के बाहर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर। मैं बी को यहाँ ले लेता हूँ, आपको फिगर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये ए बी वेक्टर हुआ। फिगर में देख के आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। सही है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। प्लेन के ऊपर स्थित हमने 2 पॉइंट लिए, दोनों को ज्वाइन कराया, नॉर्मल वेक्टर जो ड्रॉ किया वो ए बी के परपेंडिकुलर है। एक्चुअली आपको देखने में ऐसे लग रहा है, आप ऐसे समझिए, मैं आपको समझाऊं, 1 मिनट रुकिए। देखिए आपको ये कॉपी दिखाई दे रही है, शायद वीडियो में ना अच्छे से एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा, फिर भी कोशिश करना समझने की। ये कॉपी ऐसे फ्लैट रखी हुई है ऐसे, ठीक है ना। अगर नॉर्मल वेक्टर की हम बात करें तो नॉर्मल वेक्टर इस सिचुएशन में होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर ये प्लेन है ना, अगर हम इसे एक प्लेन मान लें तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा। और इस कॉपी के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट इमेजिन करें, सपोज एक पॉइंट ये, एक ये 2 पॉइंट,
इन पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा इस प्लेन के ऊपर, कहीं भी दो पॉइंट आप लेके देखें, उनको मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा डेफिनेटली। ठीक है, इसलिए इस फिगर में आपको ये कंफ्यूजन थी। अगर मैं ये बी पॉइंट यहाँ पर लेता, अगर मैं बी यहाँ पर लेता तो ये मिलाने पर आपको परपेंडिकुलर सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने कॉपी के हिसाब से आपको समझाया कि अगर आप इसमें दो पॉइंट बी कहीं भी लें, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों को आपने ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने पर जो वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर, वो इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखिए, दिख रहा है? तो ए बी ऐसे है, एन वेक्टर ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्लियर हुआ कि ये एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए बी के। एक बात क्लियर हो गई। इसके अलावा लाइन जो है, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है। अब प्लेन तो ये ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है, इसके पैरेलल है लाइन, ये लाइन आपको दे रखी है, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है लाइन का बी वेक्टर भी प्लेन के पैरेलल होगा, और ये बी वेक्टर और एन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो जो एन वेक्टर है वो ए बी के भी परपेंडिकुलर है और एन वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। तो एन वेक्टर ए बी और बी दोनों के परपेंडिकुलर हुआ। इसका मतलब एन वेक्टर ए बी क्रॉस बी से हमें पता चल जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात? चलिए, तो 3D के क्वेश्चन में यही सोचने वाली बात होती है थोड़ी सी, कि आप फिगर बना के उसके हिसाब से सोचने की कोशिश करें, धीरे धीरे दिमाग चलने लगेगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। वैरायटी नंबर 9 लिखा हुआ, टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट विच कंटेन अ गिवन लाइन। मतलब हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो एक पॉइंट से पास करते हैं और एक लाइन को कंटेन करते हैं। कंटेन करने का मतलब समझते हैं हम थोड़ा सा। एक बार मैं इसका क्वेश्चन लिख लूं। मान लिया कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने कोई हिंट भी नहीं लिखा है। इस 9th में देखो रेड पेन से मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि इस पूरे को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, आप अपनी लैंग्वेज में इसे लिख लेना। लेकिन कि क्या होने वाला है, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक प्लेन की इक्वेशन हमें लिखनी है। इस बार क्या सिचुएशन है, सपोज ये प्लेन है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, और इस प्लेन के ऊपर स्थित एक पॉइंट आपको पता है 3 1 3। मान लिया ये पॉइंट ए आपको मालूम है, ये पॉइंट है 3 1 3। तो जो पॉइंट आपको पता है उससे ए वेक्टर तो मिल ही जाएगा। ए वेक्टर तो वही होता है प्लेन जिस पॉइंट से पास करता है, तो आधा काम तो इसमें खत्म हो जाता है। ए वेक्टर आपने लिख लिया, सारा हेडेक होता है एन वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो यहां लिखा हुआ है कि ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है, मतलब कि ये जो लाइन है ना वो पूरी की पूरी प्लेन के ऊपर है। जैसे ऐसे समझिए आप, मैं फिर से कॉपी के हिसाब से समझाता हूं आपको। जैसे ये कॉपी है, दिख रही है आपको, अगर इसके ऊपर मैं कोई लाइन खींच दूं, प्लेन है, मान लिया ये प्लेन है, कॉपी कॉपी प्लेन है, इसके ऊपर कोई लाइन खींच दूं तो ये पूरी की पूरी लाइन इसी प्लेन में होगी। इस लाइन का कोई भी पॉइंट प्लेन से बाहर तो नहीं होगा, ऐसे हवा में तो नहीं आ रही है पूरी की पूरी। अगर ये हवा में आई ऐसे तो प्लेन के ऊपर नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इस कॉपी के ऊपर ही मैं खींचू तो ये पूरी की पूरी प्लेन में कहलाएगी। ठीक है, तो एक ये लाइन जो गिवन है पूरी की पूरी इस प्लेन में स्थित है, मतलब लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है लाइन से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बात ध्यान रखना। इस लाइन से हमें एक पॉइंट भी तो पता चल रहा है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास करती है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन पास करती है पॉइंट 2 -1 और 1। ये बातें सब पहले डिस्कस हो चुकी है कि लाइन की इक्वेशन से दो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, प्लेन की इक्वेशन से एक ही मिलती है। लाइन की इक्वेशन से दो इंफॉर्मेशन मिली 2 -1 और 1, कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, और बी वेक्टर पता चल जाता है लाइन का, आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ये पॉइंट में ले लेता हूँ लाइन के ऊपर 2 -1 1। ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, 2 सेकंड के लिए हमने P मान लिया। और बी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, बी वेक्टर इसके लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर होगा, I प्लस 3j प्लस के। इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस फिगर में ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर स्थित एक पॉइंट ए तो हमें पहले से ही गिवन है, एक पॉइंट पी हमने लाइन वाली इक्वेशन से फाइंड किया, क्योंकि लाइन इस प्लेन के ऊपर थी, तो
लाइन के सारे पॉइंट प्लेन के ऊपर होंगे, तो लाइन इस पॉइंट से पास करती है, मतलब ये पॉइंट भी प्लेन के ऊपर होगा। तो ये ए और पी दो पॉइंट प्लेन के ऊपर हमें मिल गए, तो हम ए पी वैक्टर फाइंड कर सकते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। दोनों पॉइंट को, ये वेक्टर ए पी प्लेन में ही तो होगा। जब ये पॉइंट, पूरे बोर्ड को आप समझिए, पूरा बोर्ड मान लिया ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें लिखना है, इसके ऊपर हमें ए पॉइंट पता ही है, ये 3 1 3। पी पॉइंट हमने अभी अभी फाइंड किया, पी पॉइंट 2 -1 और 1, ये पी पॉइंट है। तो ये जो ए पी वैक्टर मैंने लिखा है, ये वेक्टर प्लेन के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर इस एपी के परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? प्लेन के ऊपर स्थित आप कोई भी वेक्टर खींचो प्लेन के ऊपर, वो नॉर्मल वेक्टर के तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो एपी के परपेंडिकुलर है। पूरी बात सुनते रहना, नॉर्मल वेक्टर एपी के परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन प्लेन के ऊपर है, तो जो बी वेक्टर है वो भी प्लेन के ऐसे पैरेलल होगा, क्योंकि लाइन तो पूरी प्लेन के ऊपर है ना। लाइन आप कहीं भी खींचो, मान लिया ये लाइन खींच ली आपने, सपोज ये खींच ली, बी वेक्टर होगा तो प्लेन के पैरेलल ही। लाइन कैसी भी हो ऐसी होगी, तब भी बी वेक्टर रहेगा प्लेन के पैरेलल ही, क्योंकि प्लेन तो ये बोर्ड है, पूरा बोर्ड ये प्लेन है। बी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, और जो वेक्टर प्लेन के पैरेलल है वो नॉर्मल वेक्टर के तो परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसे सिचुएशन समझ सकते हैं, फिर से अगर फिगर बनाऊं, तो जो बी वेक्टर है वो प्लेन के पैरेलल हुआ, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है कि नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड ए पी वेक्टर। पी पॉइंट पता है ना, पी पॉइंट वो जिससे लाइन पास करती है, ठीक है। तो पी पॉइंट आपके पास है, पी ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये है, आप ए पी वेक्टर लिख लेंगे, बी वेक्टर भी आप लिख लेंगे, बी वेक्टर जो लाइन का बी वेक्टर है। इस बी वेक्टर की हियर मैं लिख देता हूं, बी वेक्टर तो वो होगा जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, और ए पी वेक्टर आप लिख लेंगे ए और पी पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला वेक्टर, ए और पी पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला वेक्टर। ए पॉइंट ये पी ए घटा के लिखेंगे ए पी, माइनस आई कैप, इसमें से इसे घटाए -2 j कैप और -2 k कैप। तो ये ए पी वैक्टर हो जाएगा, देयरफॉर एन वेक्टर इज बी क्रॉस ए पी। ओके, तो कुल मिला के मूल सार ये है क्वेश्चन का, कि जब भी आपको एक पॉइंट दे रखा हो और एक कंटेनिंग वाली लाइन दे रखी है, तो ये जो पॉइंट आपको गिवन है, ये जो पॉइंट गिवन है आपको, ये पॉइंट तो ए वेक्टर हो जाएगा, और लाइन के ऊपर स्थित एक पॉइंट को आप पी वेक्टर मान ली, लाइन के ऊपर स्थित पी पॉइंट, और ए पॉइंट ये है, तो ए पी वेक्टर आपको पता चल जाएगा। तो जो एन वेक्टर है वो बी और ए पी की क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, क्योंकि एन वेक्टर पी और एन वेक्टर बी और ए पी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, अब ये 10th वेराइटी देखो, वेराइटी लिखी हुई है, टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू, to write equation of plane passes through 2 point A and B and perpendicular to a plane। मतलब हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो दो पॉइंट ए और बी से पास करती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो ए वेक्टर तो पता ही है आपको, ए वेक्टर क्या होता है, प्लेन के ऊपर स्थित किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ दो पॉइंट दे रखे हैं, आप पहले वाले को तो ए वेक्टर बना लोगे, और जो एन वेक्टर होगा यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर, वो ए बी वेक्टर, और इस प्लेन का जो n1 वेक्टर है, मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। और ये इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से क्यों मिलेगा, ये सोचने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। एक बार फिगर विगर बना के सोचने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार अपने दिमाग पे जोर देना कि ये इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से क्यों मिलेगा। यहाँ n1 मैं बता दूं, n1 वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर n1 हो जाएगा 3i प्लस जे। तो जो 3i प्लस जे प्लस 4k, ये तो n1 वेक्टर हो जाएगा।
ए बी वेक्टर आप ए और बी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर लिख ही सकते हैं, बी में से ए पॉइंट घटाकर। तो ये लास्ट वैरायटी है 11th आपकी, और सबसे ज्यादा अलग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, और इसमें मैंने लिखा हुआ भी विल बी एक्सप्लेन इन वीडियो, मतलब कि इसे मैं वैसे नहीं समझा सकता था, अब इसे ध्यान से एक बार समझने की हम कोशिश करेंगे। कि सपोज जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, हमें मान लिया इस व्हाइट बोर्ड की इक्वेशन लिखनी है। मान लिया ये व्हाइट बोर्ड वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है। तो इस प्लेन के ऊपर ये दो लाइन दे रखी है, ये पहली लाइन जिसका एक पॉइंट हमें पता है, पॉइंट होगा इसका 2 1 -3, क्योंकि पॉइंट तो लाइन की इक्वेशन से यही तो होता है। ये पहले वाला वेक्टर तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गया ये पॉइंट, और ये हो जाएगा बी1 वेक्टर। बी1 वेक्टर यानी i + 2j + 5k, इतनी चीज हमें पता चल गई इस पहली लाइन से। इसी प्लेन के ऊपर एक दूसरी लाइन दे रखी है, सपोज ये दूसरी लाइन है, ठीक है। इस दूसरी लाइन के ऊपर स्थित एक पॉइंट हमें पता है, क्योंकि दूसरी लाइन की जब इक्वेशन दे रखी है तो दो इंफॉर्मेशन मिलती है लाइन की इक्वेशन से, एक पॉइंट और एक बी वेक्टर। तो ये पॉइंट होगा 3 3 2, और इसी लाइन का बी वेक्टर में इसे B2 लिख देता हूं। ये वेक्टर होगा B2, B2 वेक्टर यानी कि 3i - 2j + 5k। इतनी फिगर समझ में आ रही है आपको? ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक पॉइंट जो प्लेन के ऊपर हो। तो आप देख सकते हैं जब ये लाइन इसी व्हाइट बोर्ड पर बनी हुई है, इसी प्लेन पर है, तो ये पॉइंट इसे मैं ए बोल दूं और इस पॉइंट को बी, तो ये दोनों पॉइंट प्लेन के ऊपर ही स्थित होंगे। तो किसी भी एक पॉइंट को तो आप ए वेक्टर लिख दोगे। तो ए वेक्टर तो आप इसे लिख दो, पहले वाले को 2i + j - 3k। और जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर के लिए आप यहां पर दो वेक्टर देख लो, एक b1 और एक b2। ये नॉर्मल वेक्टर b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल वेक्टर b1 क्रॉस b2 से मिल जाएगा आपको। b1 ये लिखा हुआ है, b2 वेक्टर ये है, तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा b1 क्रॉस b2 से। ओके, क्लियर हो गई चीजें आपको? ठीक है ना? तो ये होता है। खैर ये 11 वैरायटी थी क्वेश्चंस की, इनको समझने की एक बार कोशिश करना। और जो प्रैक्टिस के लिए आप, कुछ बच्चे मांगते हैं सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज दो, तो क्वेश्चन तो अरिहंत में बहुत सारे हैं, अभी आप इनको सिर्फ समझिए। और प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एक एक क्वेश्चन लिखे हुए तो हैं, हर वैरायटी का मैं एक एक क्वेश्चन तो कराता हूँ, आप उन्हीं को एक बार रिकैप कर लें। डिजिट ही तो चेंज करनी है, उसमें प्रैक्टिस क्या होनी है, आप सिर्फ उनको याद करें कि 11 वैरायटी थी। बिल्कुल सीरियल वाइज ही याद करें, आपको याद रखने में आसानी होगी। छठी ये थी, आठवीं ये थी, 10वीं वैरायटी ये थी, चौथी ये थी, कुछ इस तरीके से। जब आपको सारी याद हो जाएं फिर आप अरिहंत के क्वेश्चन करेंगे, जब ये सारी वैरायटी खत्म हो जाएंगी। अभी और बची हुई है, डिस्टेंस वाली है कई सारी वैरायटी। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस का बताया था ना, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी दो लाइन के बीच की, एक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन था, थी ना, एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस, दो स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाली भी कई सारी वैरायटी है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्टेंस वाली वैरायटी का कवर करेंगे। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट और एक लाइन के डिस्टेंस, दो लाइन के डिस्टेंस, एक लाइन की प्लेन से डिस्टेंस, मतलब बहुत सारी वैरायटी है डिस्टेंस की भी, उसे कवर करेंगे। और धीरे धीरे करके जब हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद ये आप अरिहंत वाला जो सैंपल पेपर है इसे ट्राई करेंगे आप, और इसके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 6 क्वेश्चन जो बचेंगे उन्हें मिसलिनियस टाइप से एक वीडियो उसका अलग बना लेंगे। ठीक है ना?